हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस यूट्यूब चैनल पे डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इट विल रियली मोटिवेट मी टू डेवलप दिस काइंड ऑफ कंटेंट। तो आज का जो एजेंडा है हमारा वो है LLM, विच इज ऑल्सो नोन एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो लेट्स गेट डीप डाइव इनटू दिस, व्हाट LLM इज। ठीक है, तो अपन इसको जानते हैं। तो LLM को लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहा जाता है और ये मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो अपन इसको समझते हैं क्यों ट्रेंडिंग है और ये क्या है। तो LLM जो होता है वो AI एल्गोरिदम है। क्या है? AI एल्गोरिदम है और डीप लर्निंग टेक्निक्स को यूज करता है। मींस बेसिकली डीप लर्निंग मॉडल है। ठीक है, डीप लर्निंग मॉडल है विच टेक्स मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा टू अंडरस्टैंड, समराइज एंड जनरेट द न्यू कंटेंट। ऐसा डीप लर्निंग मॉडल है जो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन होता है और न्यू कंटेंट को जनरेट करके देता है। मीन्स नया आउटपुट हमको देता है। ठीक है, अब ये जो होता है ये आउटपुट के तौर पे टेक्सचुअल डेटा देता है। ठीक है, ये आउटपुट के तौर पे क्या देगा? टेक्सचुअल डेटा देगा। और मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे ये ट्रेन होता है, उसको समझता है, समराइज करता है और फिर नया डेटा जनरेट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ जेनरेटिव AI। चलो जेनरेटिव AI को मैं समझ लेता हूँ। जेनरेटिव AI क्या होता है? जो चैट जीपीटी आप देखते हो वो जेनरेटिव AI है। वो एक क्वेरी आप डालते हो, वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है, मीन्स आउटपुट जनरेट करके देता है इन डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। तो इसको अपन बोलते हैं जेनरेटिव AI। डेटा में भी हो सकता है, आप वीडियो में दे दे वो, या फिर टेक्स्ट में दे या ग्राफिक्स में दे। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फॉर्मेट्स आपको देगा एज ए आउटपुट। इसको अपन बोलते हैं जनरेटिव AI, जो कि उसका एग्जांपल है चैट जीपीटी। ठीक है, तो LLM में क्या होता है कि जब भी आप कुछ इनपुट डालोगे ना, इनपुट आप किसी भी तरीके का इनपुट डाल सकते हो क्योंकि LLM मल्टी मॉडल AI होता है। तो जो आउटपुट देगा हमारा वो सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्मेट में ही देगा। अनलाइक चैट जीपीटी, इट विल गिव ओनली इट विल गिव आउटपुट एज ए टेक्स्ट ओनली। पर चैट जीपीटी आपको डिफरेंट आउटपुट दे सकता है, इमेज, वीडियोज, टेक्स्ट, ऑडियो। ठीक है, तो इसी कारण बोला गया है LLM को स्पेसिफिक टाइप ऑफ जनरेटिव AI। तो यहाँ तक क्लियर होगा, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं आगे चलता हूँ। तो LLM अभी मार्केट में नहीं आया है। अभी मार्केट में नहीं आया, पहले ही डेवलप हो चुका है। जो हमारा पहला लैंग्वेज मॉडल था वो एलिजा नाम का लैंग्वेज मॉडल था, जो 1966 में ही MIT के लैब में बना हुआ था। तो बेसिकली LLM जो होता है वो एक लैंग्वेज मॉडल है, वो NLP के टास्क के लिए यूज होता है। तो डिफरेंट NLP एप्लीकेशन जो आप देखते हो आज की डेट में, लाइक चैट बॉट हो गया, या मशीन ट्रांसलेशन हो गया, या ऑटो सजेशन हो गया, या इमेज कैप्शनिंग हो गया, या टेक्स्ट समराइजेशन हो गया, तो डिफरेंट NLP एप्लीकेशंस में ये LLM आज की डेट में यूज होता है। और ये बहुत पहले ही पेपर पे डेवलप हो चुका है। बट द थिंग इज, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी उतनी पहले। मीन्स GPU जब से आया है 2000 के बाद, और हमारे पास इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोसेसर आए हैं, उसके बाद ही हम इतने बड़े बड़े डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन कर पा रहे हैं। तो डेट इज अ कोर आइडिया कि वाई अभी ये सब बूम पे है, जनरेटिव AI या फिर LLM या चैट जीपीटी, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी भी है और हमारे पास ML एल्गोरिदम्स भी अच्छे आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मैं आपको कह चुका हूँ कि ये क्या करता है, इसके पास बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होता है। LLM typically has at least 1 billion or more parameters. It provides a massive increase in the capabilities of the AI model. तो LLM के पास क्या हुआ, कैपेबिलिटी बढ़ गया। एलिजा नाम का जो पहले लैंग्वेज मॉडल बना था 1966 में, वो बहुत स्मॉल लेवल पे था, स्मॉल डेटा सेट को लेता था। पर आज की डेट में डेटा भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमको जो ट्रेनिंग जो चाहिए, उसके लिए मॉडल कैपेबल होना चाहिए उतने अमाउंट ऑफ डेटा को, डेटा पे ट्रेन होने के लिए। तो ये हमारा LLM कैपेबल है। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ये ट्रेन होता है।
ठीक है, चलो और कुछ अपन देख लेते हैं। ये आपको जो चार्ट दिख रहा है ना, आप इसको गौर से देखो। इसमें क्या हो रहा है, GPT-4, GPT-3 और ये GPT-2 और ये BERT, ये सब क्या है, LLM मॉडल है। और 1 ट्रिलियन और 175 बिलियन, इतने बिलियंस पैरामीटर्स पे ये लोग ट्रेंड हुआ है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर्स होगा LLM मॉडल में, वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ऐसा होता नहीं है, पर एक पैरामीटर है कि उसकी कैपेबिलिटी को जानने के लिए कि मॉडल उतने डेटा पे ट्रेंड है, तो इसके पास ज़्यादा डेटा इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मैं हमको तो सारा कुछ समझ में आ गया कि भाई LLM है, ये सब है। पर इसका जो मेन रूट कॉज है ना LLM का, वो जो है उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क, सॉरी। ठीक है, मीन्स ये जो 2017 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया था और उन्होंने ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क बनाया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, ये LLM डेवलप हो पाया है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वो बिलियंस ऑफ डेटा पे बहुत जल्दी रैपिड ट्रेन कर पाता है, बिलियंस ऑफ डेटा को समझ पाता है बहुत जल्दी, और एक्यूरेट रिस्पॉन्स दे पाता है। तो ये जो कैपेबिलिटी है LLM का, वो ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क के कारण ही हुआ है। मीन्स हमने जो बोला था कि डीप लर्निंग मॉडल है, तो किस टाइप का डीप लर्निंग मॉडल है, ट्रांसफार्मर मॉडल है, ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क पे बना है LLM। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अटेंशन नाम का प्रॉपर्टी होता है, और वो क्या करता है, डिफरेंट वर्ड्स के बीच में कंटेक्स्ट या रिलेशनशिप फाइंड कर लेता है आसानी से। और इसी की वजह से वो बहुत जल्दी कंटेक्स्ट फाइंड करता है, तो बहुत जल्दी पैटर्न को समझ जाता है ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स इज बीन यूज्ड इन केस ऑफ LLM। तो रैपिडली समझ पाता है और आउटपुट जनरेट कर पाता है जो कि एक्यूरेट होता है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर मॉडल वर्क कैसे करता है, इस पे अपन आते हैं। तो देखो, इसका प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि इसको लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्पस ट्रेन करने को मिलता है। कॉर्पस मीन्स डेटा, टेक्सचुअल डेटा, ओके, इन केस ऑफ NLP लैंग्वेज। तो वो जो टेक्सचुअल डेटा होता है वो पेटाबाइट्स में होता है। तो इससे मिलियंस ऑफ डेटा में वो ट्रेन होता है, और वो डेटा जो होता है वो लेबल्ड नहीं होता है, अनलेबल्ड डेटा होता है। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग के अप्रोच से उस डेटा में पैटर्न फाइंड करता है और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स एंड कंसेप्ट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रिलेशनशिप फाइंड करता है और बिलियंस ऑफ डेटा में, इतने मैसिव साइज में ऑफ डेटा में। ठीक है, उसके बाद जब ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में स्ट्रक्चर या रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेता है, ट्रेन हो जाता है, तब क्या होता है, हम स्पेसिफिक अपने यूज केस के अकॉर्डिंग इस मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं। फाइन ट्यून मीन्स, अगर मान लो हमारा ये मॉडल आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्री ट्रेंड मॉडल्स। प्री ट्रेंड मॉडल हमारे पास आ गया जो कि पैटर्न फाइंड कर चुका है, कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन जान चुका है। तो अब मैं इस मॉडल को किसी डिफरेंट अप्रोच में लगा सकता हूँ। मे बी मेरा फिनेंशियल काम है, तो मैं फिनेंशियल मॉडल इसको बना सकता हूँ। ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स के डेटा पे हमको काम करना है, तो स्पोर्ट्स के डेटा में इसको यूज कर सकता हूँ। या सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में यूज करना है, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में इस मॉडल को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड ऑन अनसुपरवाइज्ड डेटा, मीन्स अनलेबल्ड डेटा, इट विल आफ्टर दैट इट विल फाइन ट्यून बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, छोटे से डेटा पे फाइन ट्यून के बाद ये क्या करता है, डीप लर्निंग में जाता है, और क्या होता है, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है वर्ड्स और कंसेप्ट्स के बीच में यूजिंग अटेंशन मैकेनिज्म। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ट्रांसफार्मर में एक अटेंशन मैकेनिज्म होता है, जिससे बहुत दूर के वर्ड्स के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो पाता है। आपने पढ़ा होगा कि RNN होता है, तो RNN में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है RNN, तो इसी कारण LSTM का डेवलपमेंट हुआ। LSTM भी छोटे डिस्टेंस पे ही रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाता है, मीन्स कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर पाता है इन एनी काइंड ऑफ कॉर्पस। तो इससे आगे हमारे पास ये अटेंशन मॉडल आता है, ट्रांसफार्मर, जो दूर डिस्टेंस में भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश